This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, इन क्लासेज में हम हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 5th चैप्टर एपी यानी कि समांतर श्रेणी खत्म हो चुका है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। और यह हमारा 4th चैप्टर है। ठीक है, द्विघात समीकरण है या फिर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, और उससे भी पहले हम यह देखते हैं कि आखिर समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए, हमने दो चीजें पढ़ ली हैं पहले से, बहुपद और बीजीय व्यंजक। ये दोनों चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं जबकि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। ये दोनों चीजें और इनके साथ एक और होता है समीकरण। इन तीनों ही चीजों में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो ध्यान से देखेंगे इन तीनों चीजों में आखिर डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले आता है बीजीय व्यंजक, जिसमें चर, अचर और संक्रिया, चर, अचर और संक्रिया यह तीनों हो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर x प्लस वाई, यह हमारा क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी है और अचर है। अचर कहाँ है? गुणा में एक, गुणा में एक में लिख सकता हूं तो अचर भी है, और यहाँ पर संक्रिया भी है। तो इसका मतलब यह एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में जो चर होते हैं उनकी घात कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन वही बहुपद में क्या आ जाता है, बहुपद भी एक तरह के बीजीय व्यंजक ही होते हैं, लेकिन बहुपद केवल वही बीजीय व्यंजक होंगे जिनमें जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या होगी। तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए दो उदाहरण लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक तो यह -1, एक तो यह है, एक है एक्स की घात 2.5 प्लस वाई की घात 3 - 2। तो देखिए, जो पहला वाला हमारा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक तो दोनों ही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में चर है, अचर है और क्या है, संक्रिया यानी कि ऑपरेशन है। लेकिन पहले वाला जो हमारा बहुपद है, सॉरी, पहले वाला जो हमारा बीजीय व्यंजक है, इसमें अब यदि आप चर की घात देखेंगे तो यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर y है, इसकी घात 1 है। तो यहाँ पर चरों की घात कैसी है? पूर्ण संख्या है। और यदि चरों की घात पूर्ण संख्या है तो वह हमारा एक बहुपद होगा, वह हमारा एक बहुपद होगा। यदि मैं नीचे वाले सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, चर जो है x, उसकी घात है 2.5। तो 2.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो यह हमारा एक बहुपद भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, बहुपद होने के लिए चरों की जो घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यह तो हो गई बहुपद और बीजीय व्यंजक की बात। अच्छा, एक और बात, दोनों में ही, बहुपद और बीजीय व्यंजक दोनों में ही केवल एक ही पक्ष होता है, अलग अलग पक्ष नहीं होते। अच्छा, अब अलग अलग पक्ष क्या होते हैं यह आपको समीकरण से समझ आएगा। तो देखिए, समीकरण एक ऐसा व्यंजक होता है जिसमें दो पक्ष होते हैं और उन दोनों पक्षों के बीच में एक बराबर का चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूं, x प्लस वाई बराबर 1। तो आप देखेंगे यहाँ एक बराबर का चिन्ह आ गया है, तो इसका मतलब यह समीकरण है, यह इक्वेशन है। ठीक है, अब यह जो बराबर का चिन्ह है यह पूरे समीकरण को दो भागों में बांटता है। जो बराबर के राइट वाला पार्ट होगा उसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, RHS, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला भाग होता है बराबर के, उसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं, LHS, और हिंदी में इसे हम कहते हैं बायां पक्ष। तो कोई भी जो समीकरण होता है उसमें दो पक्ष होते हैं बराबर के दोनों तरफ, राइट साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, लेकिन बहुपद और बीजीय व्यंजक में कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं होता, और इसीलिए वह दो पक्षों में भी बटा हुआ नहीं होता है, उसमें केवल और केवल एक पक्ष मौजूद होता है, बहुपद और बीजीय व्यंजक में। ठीक है, तो यह तो था आपका समीकरण।
अब हम बात करते हैं कि समीकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। समीकरण के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ समीकरण भी कह सकते हैं। तो इन्हें हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे या फिर दो तरीके से बांटेंगे। पहले जो आते हैं वह आते हैं चरों के आधार पर, चरों के आधार पर, और दूसरे जो आते हैं वह आते हैं घातों के आधार पर, घातों के आधार पर। उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले समीकरण। फिर कौन से आएंगे, दो चर वाले भी आएंगे, दो चर वाले समीकरण। फिर आएंगे आपके तीन चर वाले समीकरण। ठीक है, फिर हम देखते हैं घातों के आधार पर कौन कौन से टाइप के होंगे। तो देखिए, घातों के आधार पर भी तीन ही प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। सबसे पहले आते हैं रैखिक समीकरण, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। दूसरे प्रकार के आते हैं आपके द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं वह आते हैं त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। देखिए ध्यान से समझिए इनका मतलब क्या होता है और क्या क्या इनके उदाहरण हो सकते हैं। हम समीकरणों को बांट रहे हैं, समीकरणों को सबसे पहले बांटा चरों के आधार पर। तो किसी समीकरण में कितने चर मौजूद हैं, इनके आधार पर समीकरणों को बांटा गया है। एक चर वाले समीकरण क्या कहते हैं, जिस भी समीकरण में केवल एक ही चर मौजूद है उसे हम कहेंगे एक चर वाले समीकरण। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 2x माइनस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पूरे समीकरण में, अच्छा सबसे पहले चेक करते हैं क्या समीकरण है या नहीं। तो आप देख सकते हैं बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब समीकरण तो है। ठीक है, अब इसमें कितने चर हैं, आप देख सकते हैं इसमें केवल और केवल एक ही चर है x। तो इसका मतलब यह एक चर वाला समीकरण है। ठीक है, दो चर वाले समीकरण में क्या होगा, इसमें दो चर मौजूद होंगे। तो मान लीजिए मैं कोई समीकरण लिखता हूं x प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं दो चर हैं x और y। तीन चर वाले समीकरण क्या होंगे, जिनमें तीन चर मौजूद होंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका तीन चर वाला समीकरण, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग चर मौजूद हैं x, y और z। तो यह हो गया हमारा तीन चर वाला समीकरण। तो इस प्रकार से चरों के आधार पर समीकरण को बांटा जा सकता है। अब हम देखते हैं रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। यह किसके आधार पर बांटे गए हैं, घातों के आधार पर। तो किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, यदि चर की अधिकतम घात एक है तो कहते हैं रैखिक समीकरण, यदि चर की अधिकतम घात दो है तो द्विघात, यदि चर की अधिकतम घात तीन है तो त्रिघात। तो इसमें कितनी होगी चर की अधिकतम घात, मैं लिख देता हूं चर की अधिकतम घात। इस रैखिक में होगी एक, द्विघात में होगी दो, त्रिघात में होगी तीन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए दिया गया है x प्लस वाई बराबर 3। तो इसमें आप देख सकते हैं चर क्या क्या है, एक x है और एक y है, दोनों की ही घातें एक एक है, तो इसलिए यह रैखिक समीकरण का उदाहरण है। अब इसकी जगह मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है, y की घात एक है, लेकिन चर की अधिकतम घात x की घात कितनी है, 2 है। तो यह कहलाएगा आपका द्विघात समीकरण। फिर मान लीजिए मैं एक और उदाहरण लिखता हूं, y की घात 2 प्लस सॉरी x की घात 2 प्लस y की घात 3 बराबर 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चर की जो अधिकतम घात है वह कितनी है, 3 है। तो इसीलिए यह एक त्रिघात समीकरण कहलाएगा। तो चर की अधिकतम घातों के आधार पर इन्हें बांटा गया है। ठीक है, अब जो हमारे सिलेबस में है वह कौन से हैं, एक चर वाले द्विघात समीकरण, यानी कि चर तो पूरे समीकरण में एक ही मौजूद होगा और उस चर की अधिकतम घात 2 होगी, तो वह हमारे सिलेबस में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए
3x² प्लस 3x माइनस 6 बराबर 2x प्लस 2। तो आप इस समीकरण को यदि देखें तो देखिए यह सबसे पहले तो एक चर वाला समीकरण है क्योंकि इसमें एक ही चर है, ठीक है। और इसकी अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात है इसकी 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है यह एक चर वाला द्विघात समीकरण है, एक चर वाला द्विघात समीकरण है। और हम इसी प्रकार के समीकरणों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को डाउट है? यदि क्लियर है तो y लिखें, कुछ भी डाउट है यहां तक तो n लिखें सभी बच्चे। अभी तक बहुत ही आसान है, बस हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। डाउट नहीं रखना है बेटा, सभी बच्चे बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी को क्लियर है तो अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, द्विघात समीकरण हमने बता दिया। द्विघात समीकरण क्या होता है? जिस भी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है वह कहलाता है आपका द्विघात समीकरण। अच्छा, अब जो रैखिक समीकरण होता है उसका जो मानक रूप होता है, रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है यानी कि जो जनरल फॉर्म होती है वह होती है ax प्लस बी बराबर 0। यानी कि रैखिक समीकरण को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी बराबर 0, जहाँ पे x क्या दर्शाता है? x की जगह पे कोई भी चर हो सकता है, y z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और a और b क्या दर्शाते हैं? a और b दर्शाते हैं अचर को या फिर संख्याओं को, अचर को दर्शाते हैं या फिर संख्याओं को दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब द्विघात समीकरण की यदि हम बात करें तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जो a है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी x किसको दर्शा रहा है? x दर्शा रहा है चर को। और a कॉमा बी कॉमा सी यह किसको दर्शा रहे हैं? यह दर्शा रहे हैं संख्याओं को, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वह है, हमें दिया गया है एक उदाहरण और हमें क्या करना है? हमें उससे द्विघात समीकरण को निकालना है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण में हमें क्या दिया गया है। अच्छा, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या उदाहरण? सभी बच्चे क्या पढ़ पा रहे हैं? कमेंट करके एक बार बताएंगे वाई और एन लिख के। एक मिनट। क्या सभी बच्चे अभी पढ़ पा रहे हैं? चलिए अभी शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। पहला उदाहरण यह वाला। तो देखिए हम समझेंगे कि आखिर एक द्विघात समीकरण को बनाया किस प्रकार से जाता है। अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ से, है ना, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए हमें क्या दिया गया है, हम सीख रहे हैं कि आखिर द्विघात समीकरण बनता कैसे है, आता कहां से है, ठीक है। तो देखिए हमें उदाहरण 1 में क्या दिया गया है, उदाहरण 1 को देखते हैं। कहीं भी यदि किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो बेटा तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना। देखिए अभी क्योंकि हमारे एग्जाम पास में है तो इतना समय नहीं है कि एक एक बच्चे से पूछा जाए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो आप एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। हमें उदाहरण में क्या दिया गया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। जॉन और जीवंती आप कह सकते हैं भाई बहन है, फ्रेंड है। उन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैंने माना जॉन के पास कंचे, माना जॉन के पास कंचे, कितने कंचे मान लिए मैंने? जॉन के पास मान लिए x, ठीक है। और जीवंती के पास मान लिए मैंने y कंचे।
जॉन के पास x है और जीवंती के पास y है। मुझसे कहा गया है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि यदि मैं जॉन और जीवंती के कंचों को मिला दूं तो मेरे पास टोटल 45 कंचे आएंगे। यानी कि मैंने जॉन के कंचे लिए और मैंने जीवंती के कंचे लिए, उन्हें मिलाया तो मुझे टोटल 45 कंचे प्राप्त हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर 45। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y बराबर कितना आ गया, 45 माइनस एक्स आ गया है। ठीक है, तो यह तो मैंने पहली लाइन यहां तक सॉल्व कर ली है। उसके बाद क्या कहा गया है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10 कंचे हैं, या फिर मान लीजिए मेरे पास 12 कंचे हैं। मैंने 5 कंचे खो दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे, 7 कंचे बचेंगे। कैसे कैलकुलेट किया मैंने, कैसे ज्ञात किया कितने कंचे बचे, 12 में से 5 को घटाया क्योंकि 5 तो खो गए, तो कितने बचे, 7 कंचे बचे। तो उसी प्रकार से देखिए दोनों ने, जॉन ने भी और जीवंती ने भी 5-5 कंचों को खो दिया है। तो अब जॉन के पास कितने कंचे बचे, पहले थे x, अब 5 कंचे खोने के बाद कितने बचे, x माइनस 5 बचे। ठीक है, ऐसे ही जीवंती के पास कितने कंचे बचे, जीवंती के पास पहले y थे, अब बचे y माइनस 5 कंचे। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, जो यहाँ पर जीवंती के y माइनस 5 कंचे हैं तो मैं y का मान यहां से रख देता हूँ। y का मान मेरे पास है ना 45 माइनस एक्स, तो y की जगह मैंने लिखा 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 माइनस 5 हो गया 40, और माइनस एक्स का माइनस का एक्स। ठीक है, तो जॉन के पास अभी कितने कंचे हैं, x माइनस 5, जीवंती के पास कितने हैं, 40 माइनस एक्स। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। ठीक है, और अब उनके पास जो कंचों की संख्या है उनका गुणनफल 124 है। यानी कि ये जो कंचे बचे हुए हैं उन दोनों के पास, इनका गुणनफल 124 है। तो यदि मैं इनका गुणा करता हूं, x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स, तो इनके पास टोटल 124 आना चाहिए। ठीक है, यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए यह क्वेश्चन में दिया गया है, तो अब हमें द्विघात समीकरण को निकालना है कि आखिर द्विघात समीकरण इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक है, x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 124। तो इसका अब हम गुणा करते हैं। गुणा मैं नेक्स्ट पेज पर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 124। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए दोनों जगह ब्रैकेट है, तो इसकी प्रत्येक पद का गुणा इसके प्रत्येक पद से करेंगे। ठीक है, तो मैं x का सबसे पहले गुणा करता हूं। x का गुणा 40 से किया तो x गुणा 40, फिर x का गुणा किससे किया, माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स गुणा x। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, माइनस 5 का गुणा करता हूं 40 से, तो माइनस 5 गुणा 40, और फिर माइनस 5 का गुणा करता हूं माइनस एक्स से, तो माइनस 5 गुणा माइनस एक्स बराबर में क्या होगा, 124। ठीक है, x गुणा 40 क्या हो गया, 40x, माइनस x गुणा x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, माइनस 5 गुणा 40 क्या हो गया, 200, माइनस 5 गुणा माइनस एक्स क्या हो गया, प्लस का 5x बराबर 124। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 40x है और जो 5x है, यह दोनों समान पद हैं। समान पद हैं तो आपस में जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, 40x प्लस 5x, 40 और 5 प्लस हो गए 45x, माइनस 200, माइनस 200 का माइनस 200 बराबर 124। ठीक है, अब देखिए जो हमारा द्विघात, अब आप यहाँ पर तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वह होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की। तो क्या यह जो हमने प्राप्त किया है यह इस फॉर्म में है क्या, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 0 है, जबकि यहाँ पर 124 है। तो हम एक काम करते हैं, इस 124 को भी दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 124 प्लस का है
दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 200 माइनस का 124 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस और माइनस, यह भी माइनस का यह भी माइनस की संख्या, दोनों माइनस की संख्या है, यानी कि दोनों के चिन्ह समान है, तो दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। और चिन्ह किसके समान आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक 200 है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो उसका जोड़ करने पर भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। और 200 और 124 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 324 और बराबर में 0। तो आपका द्विघात समीकरण निकल कर आ गया है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। यह आपका द्विघात समीकरण हो गया है। ठीक है, देखिए अब हम द्विघात समीकरण में कोशिश क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, वह प्लस में रहे। ठीक है, कोशिश करते हैं, यदि आप माइनस में यह लिख के आते हैं तो यह भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, समीकरण में यदि आप कोई भी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो वह आपको दोनों पक्षों में करना होगा। ऐसा नहीं केवल एक पक्ष में करें, दूसरे पक्ष में नहीं करें। किसी भी संख्या से कोई भी ऑपरेशन करें, आपको दोनों पक्षों में करना है। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को माइनस है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस है। मैं चाहता हूं कि यह प्लस का हो जाए, प्लस का 1। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों ही पक्षों को, इस समीकरण को -1 से गुणा कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में, -1 से गुणा करने पर, यह -1 है, -1 से गुणा करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए -1 गुणा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0 गुणा माइनस का 1। ठीक है, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 45x का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 45x, माइनस 324 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस 324 बराबर 0 गुणा -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह आपका क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया है। इस प्रकार से आप द्विघात समीकरणों को बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, हमें एक वास्तविक स्थिति दी गई थी, दैनिक जीवन की कंडीशन दी गई थी, हमने उसे द्विघात समीकरण के रूप में बदल दिया है। और इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे आगे चल के कि इन द्विघात समीकरणों को सॉल्व कैसे किया जाता है। यहां तक बताइए, समझ में आया या नहीं आया कि आखिर द्विघात समीकरणों को बनाया कैसे जाता है। वाई और एन लिखकर बताइए ईमानदारी से, समझ में आया तो वाई लिखें, नहीं आया तो एन लिखें। सभी बच्चों को बताना है। बेटा यदि कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिना झिझके हुए, ठीक है, डाउट नहीं रखना है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, यह तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरणों को बना सकते हैं। अब हमें एक प्रकार के क्वेश्चन और दिए गए हैं। देखिए, अच्छा इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ। ठीक है, आपके काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, टोटल 4 हैं। देखिए सबसे पहले आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, या फिर यह ओपन कैसे होता है, इसका मान होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अच्छा अब इसके जैसा ही एक और होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या फर्क है, यहाँ पर बस प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी y की जगह -y रख देते हैं। ठीक है,
तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस वाई का स्क्वायर। यदि इसकी जगह पे मैं माइनस वाई का स्क्वायर करता हूं तब भी तो वह वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर भी प्लस का वाई स्क्वायर ही हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर y की जगह यदि माइनस का y लिखा तो हमारा क्या हो जाएगा, यह प्लस 2xy माइनस का 2xy हो जाएगा। तो हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे कौन सा फॉर्मूला आता है। आगे आता है x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि x प्लस वाई और इस कोष्टक की घात 3। तो इसे कैसे खोलते हैं या फिर इसे कैसे ओपन करते हैं, देखिए एक्स क्यूब यानी कि एक्स की घात 3 प्लस वाई क्यूब यानी कि वाई की घात 3, 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, यह आपको याद करना होगा। और फिर x माइनस वाई की घात 3, इसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बस y की जगह सभी जगह माइनस वाई रख देना है। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 माइनस 3xy एक्स माइनस 5। तो यह आपके चार फॉर्मूले हैं, जिनमें से आपको याद तो यह दो ही रखने हैं, पहला वाला और तीसरा वाला। दूसरे वाले और चौथे वाले को तो आप आराम से निकाल सकते हैं पहले और तीसरे की मदद से ही। ठीक है, बस y की जगह माइनस वाई रख के देखें, जो भी फॉर्मूला आता है वह आपका दूसरा और चौथा वाला निकल जाएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसे मैं इरेज करने वाला हूं। चलिए अभी देखिए हमें क्या दिया गया है, उदाहरण 2 देखेंगे। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें कुछ इक्वेशंस यानी कि कुछ समीकरण दिए गए हैं, हमें बताना है क्या वह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं, बाकी के तीनों क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3, यह हमें क्वेश्चन दिया गया है। देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो सोचते हैं कि सर यहाँ पर घात 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में हो सकता है यह आपका लॉजिक सही बैठ जाए, लेकिन यह सही तरीका नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, आप इसको पूरा सॉल्व करें और इसको कोशिश करें आप द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लेकर आए। यदि आपका समीकरण ऐसे में आ जाता है इस रूप में तो आपका द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसको मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर क्या है, x की जगह इसे यदि मैं x माइनस वाई स्क्वायर से कंपेयर करता हूं तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे x की जगह क्या है, x है, y की जगह क्या है, 2 है। ठीक है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, y की जगह 2 है तो प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 2xy, तो माइनस का 2xy क्या होगा, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या है, 2 है तो y की जगह हमने 2 की जगह 2 लिखा। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद प्लस 1 की जगह पे प्लस का 1 बराबर 2x-3 है, तो 2x-3 का 2x-3। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 1 बराबर 2x-3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +4 और +1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2x-3। देखिए अब यदि आप चाहते हैं तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकते हैं देखकर कि हमारा जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि चर तो एक ही है x और चर की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है।
लेकिन आप यहाँ की बजाय और भी आगे तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लास्ट तक सॉल्व करें। तो हम क्या करते हैं, इसको है ना, यहाँ पर हमें लास्ट में बाद में जीरो बनाना है राइट हैंड साइड में, तो हम इसको बाएं पक्ष में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतरण करके ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का 5, 2x यहाँ प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -3 यहाँ पर, सॉरी 3 यहाँ पर माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये दोनों क्या आ गए, समान पद आ गए, और दोनों के चिन्ह समान है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 4 और 2 6, और प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। तो क्या यह हमारा द्विघात समीकरण इस रूप में है क्या? बिल्कुल, हमारा द्विघात समीकरण यह मानक रूप में है। तो सबसे पहले तो जो दिया गया समीकरण है वह हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और दूसरी चीज, यदि हमें ए बी सी के मान निकालने हो तो क्या क्या आएंगे। देखिए, ए का मान क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1, कुछ नहीं लिखा है तो ए का मान 1। बी का मान क्या आएगा, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, आप देख सकते हैं एक्स का गुणांक बी है, एक्स का गुणांक यहाँ पर -6 है, तो बी आ गया -6, और सी क्या आ गया है, सी का मान आ गया है 8। तो ए बराबर -1, बी बराबर -6 और सी बराबर 8। इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण में ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि यदि मुझे कोई द्विघात समीकरण, यदि मुझे कोई भी समीकरण दिया जाता है तो मैं कैसे पता कर सकता हूं या कर सकती हूं कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है? क्लियर है, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया क्या, कैसे पता लगाते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? यदि कहीं भी कोई डाउट हो तो बेटा डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। ओके, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएंगे, कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? क्या आप द्विघात समीकरणों का पता लगा सकते हैं? चलिए फिर आपको एक एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको सॉल्व करना है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एक मिनट में लिख देता हूं। एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है? यदि है तो आप y लिखेंगे, यदि नहीं है तो आप n लिखेंगे। कोई भी बच्चा एनसीईआरटी खोल के आंसर नहीं देखेगा, ईमानदारी से सॉल्व करें, और जब आपको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। दिया गया समीकरण क्या एक द्विघात समीकरण है? अच्छा, एक काम करते हैं, इसकी जगह चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूं। चलिए अभी बताइए, क्या दिया गया समीकरण यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। एक्स गुणा एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सभी बच्चे सॉल्व करें, कमेंट में y और n लिखकर बताएं क्या दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्या दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है? सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा।
यदि द्विघात समीकरण है तो y लिखें, यदि नहीं है तो n लिखें। अच्छा, आप सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया है अभी तक। आपको समझ में आया या नहीं आया? भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा क्या आंसर है आपका? क्या यह द्विघात समीकरण है? सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है? भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, क्या उत्तर है बेटा आपका? आपने सॉल्व किया क्या क्वेश्चन, ये बताइए। चलिए, आपने सॉल्व किया क्या? लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने सॉल्व किया क्वेश्चन? कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, चलिए वो बताइए ईमानदारी से। यदि आपने सॉल्व किया है तो y लिखें, नहीं सॉल्व किया है तो n लिखें। ईमानदारी से एक एक बच्चे की कॉपी चेक की जा सकती है, ध्यान रखना है। ईमानदारी से बताइए, यदि आपने सॉल्व करने की कोशिश की है तो y लिखें, नहीं की है तो n लिखें। अच्छा, कर रहे हो, ठीक है। बाकी के बच्चे, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, लक्ष्य भारद्वाज, पूजा मलिक, शूटर विजय, धर्मवीर शर्मा, दयानंद धंधा, इनकी आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ना करा, क्यों नहीं किया बेटा? अनम्यूट करके बताइए क्यों नहीं। सर कर रहे हैं अभी। ठीक है, कीजिए, ओके। धर्मवीर शर्मा की आईडी से स्टूडेंट है, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? चलिए, लास्ट के 2 मिनट और वेट कर रहे हैं। देखिए, यदि आप क्वेश्चन खुद अपनी तरफ से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी इन क्लासेस का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। क्वेश्चन तो बेटा आपको खुद से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूं। देखिए, इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। हमें बताना है क्या द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो मुझे यह दिया गया है, x गुणा में ब्रैकेट में क्या है, x+3। यह ब्रैकेट में है तो मतलब मैं इसके प्रत्येक पद से बाहर वाले का गुणा करूंगा। तो x का गुणा x से किया, x गुणा x प्लस x का गुणा 3 से किया, x गुणा 3 बराबर क्या है, x² + 1। x गुणा x² प्लस x गुणा 3, 3x बराबर x² + 1। ठीक है। अब मेरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वह क्या होती है द्विघात समीकरण की, ax² + bx + c बराबर 0। तो मैं कोशिश करूंगा यही फॉर्म बनाऊं। ठीक है। तो देखिए, जो राइट हैंड साइड में 0 है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है, x² + 3x। इस x² को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, x² यहाँ प्लस का है, यहाँ x² माइनस का भी है।
तो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है क्या? नहीं, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। इसका मतलब यह इस रूप में भी नहीं है, और इस रूप में नहीं है तो यह हमारा एक द्विघात समीकरण भी नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, कैसा समीकरण है? चर की अधिकतम घात 1 है, एक्स की अधिकतम घात 1 है, तो यह हमारा एक रैखिक समीकरण होगा, लीनियर इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पूरी जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 है वह इसी पर आधारित है। 4.1 में मुख्यतः दो प्रकार के आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको बताना है क्या दिए गए समीकरण द्विघात हैं या फिर नहीं है, और दूसरी जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनसे आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए यहां तक किसी भी बच्चे का यदि डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे का कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी देखिए अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हमने द्विघात समीकरणों को बनाना तो सीख लिया है, पहचानना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को हम हल कैसे करते हैं। अच्छा, अब द्विघात समीकरण को हल करने से पहले हम ये देखते हैं कि समीकरण का हल क्या होता है, यानी कि सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। अच्छा, समीकरण का हल, इसे हम हल भी कह देते हैं, मूल भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसे सॉल्यूशन भी कह देते हैं और रूट भी कह देते हैं। तो मैं यदि इन चारों में से कुछ भी बोलूं, हल, मूल, सॉल्यूशन, रूट, तो आपको समझ जाना है समीकरण के हल की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए समीकरण के हल का मतलब क्या होता है आखिर में। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे दिया गया है x+2 बराबर 3, यह एक समीकरण है। मुझसे पूछा गया है कि इस समीकरण का हल बताइए। तो इस समीकरण के हल का आखिर मतलब क्या है? समीकरण के हल का मतलब होता है कि चर का ऐसा मान ज्ञात करना, इसमें उपस्थित चर का ऐसा मान ज्ञात करना जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ जाए। चर का ऐसा मान ज्ञात करें जिससे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष का मान बराबर आ जाए। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं x बराबर 1, बराबर 1 में यहाँ पर यदि रखूं तो क्या आएगा, x की जगह 1 रखते हैं, 1+2 बराबर 3, तो 1+2 क्या हो गया, 3 बराबर 3। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1 आपका यह एक सॉल्यूशन होगा, या फिर x बराबर 1 इस समीकरण का एक हल है, क्योंकि x बराबर 1 का मान रखने पर हमारे जो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है उन दोनों का मान बराबर आ रहा है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि आपके जो रैखिक समीकरण होते हैं, यानी कि जिनमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, उनका अधिकतम एक ही हल हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि यह क्या है, यह एक रैखिक समीकरण है, तो इसका अधिकतम केवल एक ही हल होगा, यानी कि x बराबर 1 केवल और केवल एक ही इसका इकलौता सॉल्यूशन आएगा। इसके अलावा x का कोई भी और मान ऐसा नहीं होगा जिस पर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मान बराबर आ जाए। ठीक है, यदि यहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, द्विघात समीकरण होता, तो उसके अधिकतम दो हल होते हैं, यानी कि x के दो मान आते अधिकतम, दो से ज्यादा नहीं आते। यदि आपकी त्रिघात समीकरण होता तो उसके अधिकतम 3 मान आते या फिर 3 हल आते। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, जितना समीकरण की अधिकतम घात होगी उतने ही अधिकतम हल आ सकते हैं उस समीकरण के। ठीक है, चलिए अब मुझे आप ये बताइए कितने बच्चों को रैखिक समीकरण, यानी कि अच्छा मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, 2x+3 बराबर 5x-2,
अच्छा 5x-2 की जगह एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं -3। चलिए मुझे ये बताइए कितने बच्चों को इस समीकरण का हल निकालना आता है। यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, तो कितने बच्चों को इसका हल निकालना आता है, y और n लिखकर बताइए। यदि आपको रैखिक समीकरण का हल निकालना आता है तो y लिखें, नहीं आता है तो n लिखें। क्या आप स्क्रीन पर लिखे गए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं? हल का मतलब आपको चर का मान निकालना है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर हो जाए। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए बेटा जल्दी से y और n लिख के। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि केवल 2 3 4 बच्चे ही हैं जो कि एक्चुअल में पढ़ने आते हैं। ठीक है, अदरवाइज ना तो काफी बच्चे कमेंट करते हैं, ना ही बच्चे जवाब देते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। और 8 बजने से पहले ही काफी बच्चे छोड़कर जाने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काफी बच्चे केवल अटेंडेंस के लिए क्लास में आते हैं। ठीक है, चलिए आपको चाहे आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन जो भी 2 3 बच्चे पढ़ने आते हैं ना, मैं उनके लिए बता देता हूं कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि आप इसमें चर का मान निकालेंगे जिससे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष और बाएं पक्ष का मान बराबर हो जाए। तो हमें समीकरण में चर का मान निकालना है, ठीक है, यानी कि x का मान निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, जिन भी संख्याओं में x है उन्हें एक तरफ ले आता हूं, जिनमें भी x नहीं है उन्हें दूसरी तरफ ले जाता हूं। जैसे कि 2x है, यहाँ पर 5x है, तो इस 2x को मैं इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो 3 बराबर 5x, 2x को इधर ले जाऊंगा तो किस में जाएगा, माइनस में, 5x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, फिर देखिए -3 है यह, इसमें क्या नहीं है, इसमें आपका x नहीं है, तो इसे मैं दूसरे पक्ष में ले आता हूं। तो -3 को मैं यहां पर ले आता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 3 है, यहाँ पे इधर लाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर 5x माइनस 2x। ठीक है, 3 प्लस 3 क्या हो गया है, 6 हो गया है, बराबर 5x में से 2x को घटाएंगे, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 और x यह किस में है, गुणा में है। 3 को यदि मैं इधर लेके आता हूं दूसरे पक्ष में तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या मान आएगा, 6/3 बराबर x, और 3 दूनी 6 बराबर बराबर क्या हो जाएगा, x। तो x का मान क्या आ गया आपका 2। तो x बराबर 2 इस समीकरण का एक हल होगा। आप चाहें तो x बराबर 2 इसमें रखकर देख भी सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष का मान बराबर आएगा। चलिए रखकर देखते हैं। देखिए 2x प्लस 3, तो 2 गुणा 2 प्लस 3 बराबर 5 गुणा x है ना, तो 5 गुणा 2 माइनस 3। ठीक है, 2 गुणा 2 क्या हो गया, 4 प्लस 3 बराबर 5 गुणा 2 10 माइनस 3। इधर आया 7, इधर भी आया 7। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पक्षों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा x बराबर 2 है वह इसका एक सही सॉल्यूशन है। ठीक है, अच्छा देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को है ना पक्षांतरण समझ में नहीं आता हो, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ पक्षांतरण क्या होते हैं। जैसे कि मानिए 2x प्लस 3 बराबर 5x है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इस 3 को यहां ले जाता हूं। तो यदि आप किसी भी संख्या को या फिर किसी भी चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसे हम पक्षांतरण कहते हैं। यानी कि जो इक्वल टू बराबर का चिन्ह है उसके दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या या चर को
आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उसे हम पक्षांतरण कहते हैं। और जब भी किसी संख्या या चर का पक्षांतरण करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यदि कोई प्लस की संख्या है वह माइनस की हो जाएगी, यदि माइनस की संख्या है तो वह प्लस की हो जाएगी, यदि कोई संख्या गुणा में है तो वह भाग में चली जाएगी, यदि कोई भाग में है तो वह गुणा में चली जाएगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। यह मैंने इरेज किया। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2x प्लस 3 बराबर 5x। तो मुझे क्या करना है, मुझे x का मान निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, x वाली जो संख्याएं हैं उन्हें एक तरफ ले आता हूँ। ठीक है, तो देखिए 2x को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ। अब 2x 3 के साथ किस में है, 3 के साथ प्लस में है ना 2x। तो यदि उधर ले जाऊंगा मैं तो 2x हमारा माइनस का हो जाएगा। 2x किसका है, प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 बराबर 5x माइनस 2x। तो 3 बराबर कितना होगा, 3x होगा। 5x में से 2x घटाया तो 3x होगा। 3x को मैंने लिख दिया 3 गुणा x। अब मुझे x का मान निकालना है तो मैं 3 को इधर ले आता हूं। अब देखिए 3x के साथ किस में है, गुणा में है। तो इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3/3 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो 1 बराबर क्या हो गया, x। तो x बराबर 1 हमारा इस समीकरण का एक हल आ गया है। इस प्रकार से आप रैखिक समीकरणों के हल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, द्विघात समीकरण का हल। फिर सर आपने रैखिक समीकरण का हल क्यों पढ़ाया, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा यूज आता है जब हम द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का हल किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी कि जो इक्वेशन हमें दी जाएगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इनका हल किस प्रकार से हम निकालते हैं, कौन कौन सी विधि होती है, तो इसको हम डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो आपका जो होमवर्क रहेगा वह रहेगा एक्सरसाइज 4.1। इसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप कोशिश करें, और यदि कुछ भी डाउट आता है तो आप एक अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।